अतुल जोशी सर बताएं सर, पॉलिसी में ऑल इज वेल। उन्होंने जो चेंज किया है बहुत सटल चेंज किया है। अगर हम Q2 इन्फ्लेशन देखें तो लास्ट पॉलिसी में उनका एस्टिमेशन था 7.4% और ये पॉलिसी में उन्होंने घटा के 7.1% किया है। दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन Q2 उन्होंने चेंज किया है। वैसे ही Q3 का जो 6.1% था लास्ट पॉलिसी के हिसाब से, ये पॉलिसी में उन्होंने Q3 का इन्फ्लेशन बढ़ा दिया है 6.4%। अब इसका जो मैंने अपने पॉलिसी के पहले जो मैंने बात की थी कि एरिया अंडर कल्टीवेशन कम है खास करके राइस के लिए, उन्होंने भी इसका जिक्र पॉलिसी में किया कि राइस और पैडी का जो कल्टीवेशन है वो कम है, 13% कम है, लेटेस्ट आंकड़े जो जुलाई तक के मिले हैं। तो इसकी जो इम्पैक्ट है, प्राइस इम्पैक्ट, फूड इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट उन्होंने ऑलरेडी कंसिडर करके Q3 का CPI इन्फ्लेशन बढ़ा दिया है कंपेयर टू लास्ट पॉलिसी, 6.1 से बढ़ा के 6.4% किया है। ग्लोबल जो कमोडिटी मार्केट्स में सॉफ्टनेस नज़र आती है वो उन्होंने ये Q2 में कंसिडर करके 30 बेसिस पॉइंट से Q2 का इन्फ्लेशन घटा दिया है। दैट मीन्स कि ग्लोबली जो फेवरेबल फैक्टर्स है कमोडिटी के हैं, मेटल्स के हैं, फर्टिलाइजर्स के, वो सारे उन्होंने Q2 में फैक्टर इन कर लिए हैं। जीडीपी के नंबर्स उन्होंने चेंज नहीं किए हैं, लेकिन मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि एक जो उन्होंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के नंबर्स दिए हैं वो काफ़ी हिस्टोरिकल है मेरे हिसाब से। आज की तारीख में वो Q4 2022 के दिए, फाइनेंशियल ईयर 22, दैट मीन्स जनवरी टू मार्च 22 के नंबर्स दिए हैं जो 76% के ऊपर हैं। आज की तारीख में जो भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए कि रेट इंक्रीज करने के बाद कहाँ पर जा रही है। ऑलरेडी जितने भी FMCG कंपनीज हैं वो थोड़ा थोड़ा आवाज़ कर रही है कि भाई हमारा सेल्स कम हो रहा है, हमारा कंजम्पशन कम हो रहा है। वैसे ही चीज़ कार के बारे में दिख रही है, FMCG के बारे। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का उन्होंने जो जिक्र किया है मेरे ख्याल से हिस्टोरिकल और नॉन रेलिवेंट है। अभी आते हैं हम कोर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो कोर इंडस्ट्री का जो ग्रोथ इन्होंने मेंशन किया, एक्चुअली अप्रैल में था 18%, सॉरी मई में था 18% और जून में वो घटकर 12.7% आ चुका है। दैट मीन्स कि कोर इंडस्ट्री रोबस्ट है लेकिन सिक्वेंशली थोड़ा नीचे आ रहा है। अगर कोर इंडस्ट्री का हम फर्दर बाइफरकेट करें तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमको कोल में मिली है, कोयले में, और उसकी बेसिकली हम सबको पता है कि जो इंपोर्ट हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी की घटत हो रही है, ऑयल के बदले कोल का कंजम्पशन बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें कोर इंडस्ट्री के लिए स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। तो मेरे हिसाब से जो इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में जो गवर्नर साहब का पॉजिटिव एटीट्यूड है वो अगले 2 क्वार्टर में थोड़ा कम होते दिखेगा। मेरे हिसाब से जीडीपी का नंबर्स जो उन्होंने कहा है उससे थोड़ा कम आते दिखेगा और हमको सिर्फ 2 या 3 महीने वेट करना है। ये सारे नंबर्स वो रिवाइज करेंगे डाउनवर्ड। अभी तक उन्होंने फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात नहीं की है, उसकी भी इम्पैक्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं चलते हुए गवर्नमेंट का जो बोरोइंग प्रोग्राम है उसके ऊपर डेफिनेटली उसकी इम्पैक्ट पड़ेगी। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में उन्होंने कहा तो कोई फ्रंट लोडिंग नहीं हो रही है। अगर हम जून तक का डेटा देखें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो जून तक उन्होंने 26% ऑफ द बजटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है। कैपिटल साइड जो 7 लाख करोड़ था उसका 26% उन्होंने खर्चा किया है। तो ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, गवर्नमेंट वेट एंड वॉच कर रही है। अगर हमारी फूड सब्सिडी बढ़ जाएगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होते जाएगा। तो ये सारी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो कंप्लीटली साइलेंट है और ये सारी चीज़ें हमको अगले 3 से 4 महीने में दिखाई देंगी और मेरे ख्याल से अगली पॉलिसी में शायद इनका जिक्र आते हुए दिखेगा। इतना जो रोजी पिक्चर है मेरे ख्याल से जीडीपी के ऊपर इतना रोजी नहीं है, इन्फ्लेशन पॉजिटिव है। तो अतुल सर मेरा जानना ही है कि देखो ब्याज दर तो आप धमाधम बढ़ाए जा रहे हैं और उसके बाद भी इन्फ्लेशन को कम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो फिर फायदा क्या ब्याज दरें बढ़ाने का? बेसिकली सप्लाई साइड शॉक है और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, इसका रेट के साथ कोई लगना नहीं है। हाँ, तो मान लीजिए कि तो फिर सर नहीं बढ़ाए ना, ब्याज दरें फिर क्यों बढ़ा रहे हैं? वही उसका तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो वो इशू इनका ये है कि वो कंजम्पशन कम करने की ट्राई कर रहे हैं और इसका मैं आपको एक सटीक उदाहरण ऐसे दूंगा कि आज की तारीख में अगर हम बैंक, MFI
और एनबीएफसी की क्रेडिट को हम एग्रीगेट करते हैं तो लगभग 33 करोड़ लोग इंडिविजुअल्स ने कुछ ना कुछ तो लोन लिए, या तो पर्सनल लोन लिए या व्हीकल लिए या हाउसिंग लिए या कुछ ना कुछ तो उन्होंने लोन लिए। 33 करोड़ लोग इंडिया के, उनके ऊपर ये ब्याज बढ़ोतरी की जो इफ़ेक्ट आएगी उससे डेफिनेटली कंजम्पशन कम होगा और वो कंजम्पशन के चलते हुए जीडीपी कम होगी। तो ये रेट इंक्रीज जो कर रहे हैं उसकी अगर हम साइड इफ़ेक्ट देखें तो वो जीडीपी के ऊपर होगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट रेट कॉस्ट जो इंटरेस्ट वो भरते हैं बजट के हिसाब से उसके ऊपर होगी। इन्फ्लेशन के ऊपर जो इफेक्ट है वो मेरे ख्याल से सप्लाई साइड से कंप्लीटली आ रही है, या तो वो इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जो चीज़ नहीं की वो ये है कि पूरे ईस्टर्न इंडिया में बारिश बहुत कम हुई है। पूरे ईस्टर्न इंडिया, आप ईस्टर्न यूपी ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ले लीजिए, वहाँ पर बारिश कम हुई है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से मानसून नॉर्मल है परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन एरिया वाइज अगर हम जब देखते हैं तो हमको ये मालूम पड़ता है कि कई सारे इलाके में, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पानी नहीं है। तो उसकी इफ़ेक्ट उन्होंने Q3 में डाल के रखी है कि सारे के सारे प्राइसेस बढ़ेंगे, चाहे वो वीट हो, राइस हो, कुछ पल्सेस हैं वो सब के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। लेकिन ये इसकी जो इफ़ेक्ट वेजिटेबल्स के ऊपर है वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ज़ीरो है, कोई इसकी इफ़ेक्ट नहीं है ब्याज बढ़ोतरी की। और जैसे हमने देखा था कि ऑलवेज एक कार्टेल होती है, वो 4-5 चीज़ों में खेलती रहती है। टमाटर है, आलू है और मिर्ची आजकल नया ऐड हो चुका है, और नींबू जो है वो आजकल नया ऐड हो चुका है पिछले 6 महीनों तो सर प्याज और नींबू भी, हाँ, प्याज और नींबू। तो ये क्या है, वो कार्टेल खेलती रहती है, ये 5-7 चीज़ों में वो खेलती रहती है, इसकी कोई इफेक्ट नहीं है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। वही 5.6 5.7 तक आ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो थोड़ा और बढ़ाना बाकी है मतलब।